Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District, Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics. So today in our lecture we are going to discuss some more concepts which are related to national income accounting. In the last lecture we discussed about 6 concepts which are related to national income accounting. These 6 concepts are divided into 3 parts like gross and net. This was the first part. Market price and factor cost, this was the second part. And national income and domestic income, this was the third part. And from these 6 concepts we frame various types of concepts like gross domestic product at market price, net national product at factor cost, net domestic product at market price, net domestic product at factor cost, gross national product at market price, gross national product at फैक्टर कॉस्ट. सो देर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट जो हमने बनाए अपने लास्ट लेक्चर के अंदर फ्रॉम दीज 6 कॉन्सेप्ट्स. तो आज हम अपने लेक्चर को थोड़ा इससे और आगे जो है वो लेके जाते हैं, क्योंकि जो हमारा पर्पस होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना नहीं होता, बल्कि नेशनल इनकम के साथ रिलेटेड और बहुत सारी इनकम होती हैं जिनको हमने कैलकुलेट करना होता है. आज अपने लेक्चर के अंदर हम उन्हीं जो डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम है उनको हम देखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट वेरियस अदर टाइप ऑफ इनकम विच आर रिलेटेड टू नेशनल इनकम. तो वो कैसा रहेगा. जो पहली चीज हमने इसमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आज जो मैं आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम जो कराने वाला हूं वो सारी की सारी जो हैं वो रिलेट करती हैं किसके साथ, नेशनल इनकम के साथ. तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर एक बात और क्लियर किया था कि जो नेशनल इनकम है इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, तो अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर जो है वो नहीं देखा तो आप पहले उसको देखिए, उसके बाद आपको ये चीजें जो है वो क्लियर होंगी. कि जब तक आपको ये नहीं पता कि जो नेशनल इनकम है हम उसको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्यों कहते हैं, तो आप बाकी की चीजें जो हैं वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. एंड फॉर दैट वी हैव टू सी माय लास्ट लेक्चर. तो हमारा जो पर्पस है, जैसे मैंने अभी कहा कि जो भी हमारे पास ये इनकम आज हम बात करने वाले हैं वो सारी की सारी जो इनकम है वो किससे रिलेटेड है, वो नेशनल इनकम से जो है वो रिलेटेड है. मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें कोई भी न्यूमेरिकल गिवन होगा उसके अंदर सबसे पहले अगर हम कोई इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम वो नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट करेंगे. नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ भी, जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल गिवन होंगे आपने सबसे पहले जो कुछ भी कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, वो नेट फॉर्म के अंदर कैलकुलेट करना है. उसको ग्रॉस फॉर्म के अंदर जो है वो आपने कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि जो हमारी नेशनल इनकम है वो क्या है, वो हमेशा नेट फॉर्म में होती है. नंबर 2, क्योंकि नेशनल इनकम है तो हम यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे. क्यों करेंगे, क्योंकि हमने अपने एक लेक्चर में बात की थी कि आप चाहे नेशनल इनकम बोलिए, नंबर 2 नेशनल प्रोडक्ट बोलिए, एक ही बात है, क्योंकि प्रोडक्शन और इनकम जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं एज फार एज द इकोनॉमिक्स इज कंसर्न. तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहां पर नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो यहां पर भी क्या होगा, नेशनल इनकम ही आएगी. और अगर हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर हमने बात की थी कि नेशनल इनकम is the sum total of factor income earned by the normal residents of a country. तो it's a total of the फैक्टर इनकम. तो जो भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वो किस पे करनी पड़ेगी, वो फैक्टर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. हमने उसको मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं करना. कभी भी नेशनल इनकम जो है वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं होती. क्यों नहीं होती, क्योंकि जब हम फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस के अंदर कन्वर्ट करते
हैं तो हम क्या करते हैं, अब याद करो, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, जो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बराबर। ठीक है, अब जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो क्या चीज है, इसमें क्या होगा, हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, कौन से टैक्स देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस देंगे, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देगी। पर हमने बात की थी कि जो टैक्सेस होते हैं वो एक तरह की ट्रांसफर पेमेंट है जो हम गवर्नमेंट को करते हैं, जो गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है वो भी ट्रांसफर्स है। क्यों है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रही है तो उसके बदले में हम गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहे, अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं तो गवर्नमेंट उसके बदले में हमें कुछ नहीं दे रही। तो क्या होगा, जब भी हमने जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की, इसका मतलब ये होगा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, टैक्सेस और सब्सिडी की फॉर्म के अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं किस चीज को, ट्रांसफर्स को। पर हमने बात की थी कि नेशनल इनकम के अंदर हम कभी भी ट्रांसफर्स को ऐड नहीं करते, तो इसलिए कभी भी जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बराबर है। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी दोनों ही जो हैं वो ट्रांसफर्स हैं, तो इसलिए हमने नेशनल इनकम में टैक्सेस की फॉर्म में ट्रांसफर्स को नहीं लेना, मतलब हमने नेशनल इनकम को कभी भी मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट नहीं करना, हमने उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो फैक्टर कॉस्ट पर ही जो है वो कैलकुलेट करना है। ये हमने इस बात का जो है वो ध्यान रखना है। ठीक हो गया, तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम सबसे पहले नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। नेशनल इनकम मतलब हम कैलकुलेट करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये हमारा अगला चैप्टर आएगा जब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की। उसके अंदर हम देखेंगे कि हम नेशनल इनकम को कैसे मेजर कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे हमारे पास मेथड्स आएंगे, जिसके अंदर इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये वाला जो चैप्टर है ये क्या कर रहा है, ये चैप्टर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज जो है उनको क्लियर कर रहा है, और अगले चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे और इनकी हेल्प से जो है हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, जैसे जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, हम उनको कैलकुलेट करेंगे, बट दैट कैलकुलेशन विल डन इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो तो हमारा पहला काम जो रहेगा वो ये रहेगा कि हमने नेशनल इनकम को जो है वो कोई भी XYZ फॉर्मूला लगा के हमने उसको जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। अब अगर आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट कर ली, उसके बाद क्या होगा, एक चेन शुरू होगी। अब ध्यान रखना, मैंने वर्ड यूज किया, एक चेन शुरू होगी। चेन शुरू होने का मतलब क्या हुआ भाई, अब आपको स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ जाना है। आप बिना स्टेप्स को फॉलो किए लास्ट तक नहीं पहुंच सकते। कैसे, क्योंकि नेशनल इनकम से रिलेटेड और बहुत सारी इनकम जो है वो हुआ करती हैं, जिनके अंदर जो फर्स्ट इनकम होती है उसको हम कहते हैं प्राइवेट इनकम। ओके, एक होती है उसको हम कहते हैं पर्सनल इनकम, ठीक है, और जो थर्ड वन है उसको हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, इसके अलावा दो और भी इनकम होती हैं, पर मैं उसकी बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि उसको हम कहते हैं नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, और एक होती है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, पर उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम इन चारों की बात करने वाले हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले आपका काम ये रहेगा कि आपने जो है वो नेशनल इनकम जो है उसको कैलकुलेट कर लेना है। अब उसके लिए क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत सारी वैल्यूज गिवन होंगी। अब जो वो वैल्यूज हैं वो प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड हो सकती हैं, इनकम मेथड से रिलेटेड हो सकती हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड हो सकती हैं, बिकॉज देयर आर थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। और वो थ्री मेथड्स क्यों हैं, उनमें कौन कौन सी आइटम होगी, हमें कैसे पता लगेगा कि ये इनकम मेथड की आइटम है, या ये प्रोडक्ट मेथड की आइटम है, या ये एक्सपेंडिचर मेथड की आइटम है, वो हमारे अगले चैप्टर का काम है, वो तब हम उस चीज को डील करेंगे। तो आपने कुछ भी करके, मतलब कोई भी XYZ फॉर्मूला लगा के आपने जो है वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लेना है, मतलब आपने नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है उसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। डन हो गया। अगर इतनी आपकी कैलकुलेशन हो गई, अब क्या होगा,
अब नेशनल इनकम से जो है वो निकलेगी प्राइवेट इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम से क्या निकलने वाला है? प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम से निकलेगी पर्सनल इनकम, और पर्सनल इनकम से निकलेगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी अब आपने एक लाइन फॉलो करनी है। जैसे अगर आपने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है तो उसके लिए आपको पर्सनल इनकम पता होनी चाहिए। अगर आपको पर्सनल इनकम नहीं पता तो आप उसके बेसिस पे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर आपने पर्सनल इनकम पता करनी है तो उसके लिए आपको प्राइवेट इनकम पता होनी चाहिए। अगर आपको प्राइवेट इनकम नहीं पता तो आप पर्सनल इनकम नहीं निकाल सकते। अगर आपने प्राइवेट इनकम पता करनी है तो उसके लिए आपको नेशनल इनकम पता होनी चाहिए। मतलब अगर आपने नेशनल इनकम नहीं पता तो आप प्राइवेट इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब क्या होगा, सबसे पहले हम नेशनल इनकम निकालेंगे, उसके बाद प्राइवेट निकालेंगे, उसके बाद पर्सनल निकालेंगे, उसके बाद पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालेंगे। मतलब हमने जो एक पैटर्न है वो पैटर्न फॉलो करना है। मैंने आपके सामने वो पैटर्न लिख दिया है कि पहले नेशनल, फिर प्राइवेट, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल। कई बार उल्टा भी होगा। आपको क्या होगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है इसकी वैल्यू पता होगी तो आपको कहा जाएगा कि आप ना नेशनल इनकम निकालो। अब आपने क्या करना है, उल्टा सीरीज शुरू कर लेनी है। मतलब जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगी उससे निकालेंगे पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम से निकालेंगे प्राइवेट इनकम, और प्राइवेट इनकम से निकालेंगे नेशनल इनकम। मतलब जो कुछ मर्जी हो जाए, ये जो एक सीक्वेंस है ये सीक्वेंस ब्रेक नहीं हो सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर आपने सीक्वेंस ब्रेक किया आपके न्यूमेरिकल गलत होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये सीक्वेंस ब्रेक ना हो। इसको कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिए कि सबसे पहले नेशनल, फिर प्राइवेट, फिर पर्सनल, और फिर पर्सनल डिस्पोजेबल। ये इसका सीक्वेंस रहने वाला है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर एक चीज जो है वो और ध्यान रखनी है, और वो चीज जो है वो ध्यान इस बात का रखना है कि कई बार क्या होगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी आइटम्स ऐसे बीच में डाल देगा, ठीक है। तो आपने जो जो अभी हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे आपने उन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली काम करना है, ठीक है। आपने उन फॉर्मूलाज को अभी जो है वो समझना है। ये ध्यान रखना कि आपने किसी भी फॉर्मूला को क्रैम नहीं करना, क्योंकि क्रैमिंग का कुछ एस्पेक्ट इसमें है ही नहीं। क्रैमिंग नहीं करनी है, एक पैटर्न फॉलो करना है, 1 2 3 4, बस ऐसे जाएगा। अगर उल्टा कर दें तो 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस लेक्चर के अंदर हमारा जो मेन जो है वो कंसंट्रेशन रहेगा वो रहेगा प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट करने पे। मतलब हम अपने इस वाले लेक्चर में ये सीखेंगे कि हम प्राइवेट इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैंने जैसे कहा कि प्राइवेट इनकम को हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम से, तो इसमें हम ये मान के चलेंगे कि हमें जो है वो नेशनल इनकम पता है। तो अब क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, एक बार इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। तो हमने जो है वो इस चीज से जो है नेशनल इनकम से अपनी प्राइवेट इनकम जो है उसको कैलकुलेट करना है, तो इसको भी लाइन देते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए, अब हमने जो कैलकुलेट करना है सबसे पहले वो लिख लीजिए। तो हमने कैलकुलेट करनी है प्राइवेट इनकम, ठीक है। अब वो कैलकुलेट होनी है नेशनल इनकम से, तो हम यहां पे लिख लेते हैं नेशनल इनकम। मतलब आपने सबसे पहले कोई भी XYZ फॉर्मूला लगा के नेशनल इनकम जो है उसको कैलकुलेट कर लिया। अब सोचो कि नेशनल इनकम का मतलब क्या है। अब अगर आप चाहें तो आप नेशनल इनकम को एक लेमन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि जब मैंने नेशनल इनकम कराया था, मैंने कहा था अगर एक लेमन से पूछोगे तो वो ये कहेगा कि नेशनल इनकम क्या है, हमारी कंट्री में जितने लोग रहते हैं सब लोगों की इनकम को ऐड कर दो तो नेशनल इनकम निकल जाएगी। पर हमने कहा था कि नेशनल इनकम के अंदर हमने मेन 3 थिंग्स जो हैं उनका ध्यान रखना है। फर्स्ट कि इट शुड ऑलवेज बी अकाउंटेड इन एन अकाउंटिंग ईयर। नंबर 2, इट ऑलवेज इंक्लूड्स फैक्टर इनकम। नंबर 3, इट इंक्लूड्स इनकम ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, नॉट द सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री। ठीक हो गया। तो हमने सारे फॉर्मूला लगा लिए, अपना इकोनॉमिक्स वाला दिमाग लगा लिया और कर करा के और हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाओ प्राइवेट इनकम पे। अब इसमें क्या होगा, अब जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम मींस पूरी की पूरी कंट्री की इनकम। यही हुआ, सिंपल भाषा में बोलूं तो पूरी की पूरी कंट्री की इनकम हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने उसमें से निकालना क्या है, प्राइवेट इनकम, मतलब प्राइवेट सेक्टर की इनकम। ठीक, कैसे निकलेगी?
अब सोचो कि अगर मैं नेशनल इनकम की बात करता हूं और पूरी की पूरी कंट्री की इनकम की बात करता हूं तो उसमें क्या होगा? उसमें दो तरह की इनकम इंक्लूड होगी, क्योंकि हर एक कंट्री में सिर्फ दो सेक्टर काम कर रहे होते हैं। आइदर इट्स द गवर्नमेंट सेक्टर और इट्स द प्राइवेट सेक्टर। दो ही सेक्टर है, तीसरा सेक्टर ही नहीं है। तो अब क्या होगा, हमने क्या करना है, वो कहता है कि आपने पूरी की पूरी कंट्री की इनकम, मतलब आपने नेशनल इनकम जो है वो तो कैलकुलेट कर ली। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताओ कि प्राइवेट इनकम कितनी है, प्राइवेट सेक्टर की इनकम कितनी है। ठीक हो गया? मतलब नेशनल इनकम के अंदर दो सेक्टर की इनकम इंक्लूडेड है, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की इनकम भी है और गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम भी है, क्योंकि दो ही सेक्टर काम करते हैं। हमने उसमें से सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की पता लगानी है कि खाली प्राइवेट सेक्टर की इनकम कितनी है। तो कैसे पता लगेगा? अगर हम टोटल इनकम में से गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम को माइनस कर दें तो बाकी जो बचेगा वो प्राइवेट सेक्टर की इनकम। एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि मैं कहूं कि हमारी नेशनल इनकम जो है वो है 200 रुपीज। अब मैं बोर्ड पे नहीं लिखने वाला, दिमाग में कैलकुलेशन चलाइए कि हमारी नेशनल इनकम जो है वो 200 रुपीज है, जिसके बीच में से गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम जो है वो 150 रुपीज है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, टोटल नेशनल इनकम 200, उसमें से गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम 150, तो प्राइवेट की इनकम कितनी? तो ऑब्वियसली 50। कैसे पता लगा? 200 में से 150 माइनस कर दिया, बाकी जो 50 बचा वो प्राइवेट सेक्टर का। मतलब हमने क्या करना है, अगर हमें पूरी की पूरी कंट्री की इनकम पता है, सबसे पहले ये करो कि इसमें से जो गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम है वो माइनस कर दो। ठीक हो गया? अब हमने गवर्नमेंट की माइनस करनी है तो हम लगा देते हैं माइनस का साइन। ये हमने माइनस का साइन लगा दिया। हम क्या करने वाले हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम को बीच में से माइनस करने वाले हैं। ठीक, अब जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम की बात करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो गवर्नमेंट है वो दो तरह से काम करती है। एक गवर्नमेंट काम करती है थ्रू डिपार्टमेंट्स और एक काम करती है थ्रू नॉन डिपार्टमेंट्स। अब ये डिपार्टमेंट और नॉन डिपार्टमेंट का चक्कर क्या है? डिपार्टमेंट मतलब ये वो हैं जिसमें गवर्नमेंट काम करेगी विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन डिपार्टमेंट्स। मतलब इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट के कुछ सर्टिफाइड डिपार्टमेंट्स होंगे। जैसे जिन जिन चीजों के साथ डिपार्टमेंट लगा होता है, जैसे मैं बोलूं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है। तो ये क्या है, ये डिपार्टमेंट्स है। तो एक गवर्नमेंट काम करती है थ्रू डिपार्टमेंट। तो एक तो गवर्नमेंट को इनकम होती है डिपार्टमेंट से, तो पहले तो वो माइनस करो। तो हम माइनस करने वाले हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब ये क्यों, अभी मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो मैंने माइनस कर दी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की इनकम। ठीक हो गया? अब मैंने लिखा भी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की इनकम है वो दो तरह से होती है। एक होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एक होती है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब पहले बात इसकी कर लेते हैं क्योंकि इसको समझना इजी है। गवर्नमेंट जो है वो एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रही है। अब एंटरप्रेन्योर कौन होता है? हमने जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किए थे उसमें आपने एंटरप्रेन्योर वर्ड सुना होगा कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आया। अब जो गवर्नमेंट है वो एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रही है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों को इकट्ठा करती है, इकट्ठा करके इनसे काम कराती है। अब लैंड को रेंट दे देती है, लेबरर को वेजेस दे देती है, जो कैपिटल है उसको इंटरेस्ट दे देती है, बाकी जो बचा वो गवर्नमेंट का प्रॉफिट है अगर गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए काम कर रही है तो। क्लियर? जैसे अगर मैं कहूं कि जितने भी स्कूल्स हैं वो सारे के सारे स्कूल्स के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर गवर्नमेंट इज वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर। जैसे गवर्नमेंट ने स्कूल बनाने के लिए लैंड ली। अब बात या तो वो गवर्नमेंट की हो सकती है या गवर्नमेंट उस पर रेंट पे कर सकती है। ठीक हो गया? नंबर 2, गवर्नमेंट ने लेबरर को हायर किया। लेबरर कौन है? मैं। अब मैं बोलूं कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो मैं एज अ लेबरर काम करता हूं।
ठीक, तो मुझे वेजेस मिल जाते हैं। गवर्नमेंट ने पैसे लगाए तो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। अब उसके बदले में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हर मंथ जो है वो गवर्नमेंट को फीस दी, तो उससे गवर्नमेंट को इनकम हुई। तो अब गवर्नमेंट को इनकम हुई जब गवर्नमेंट ने एज एन एंटरप्रेन्योर काम किया, जब गवर्नमेंट ने लैंड लेबर कैपिटल को हायर किया, उससे काम कराया, उसके बदले में स्टूडेंट्स ने फीस दी, तो गवर्नमेंट को इनकम हुई। तो वो इनकम है गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट की। कौन सा डिपार्टमेंट? एजुकेशन डिपार्टमेंट। और उससे इनकम हो रही है गवर्नमेंट को जब गवर्नमेंट काम कर रही है एज एन एंटरप्रेन्योर। ये क्लियर हो गया। और देख लीजिए, मान लीजिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या हुआ, लैंड ली, लेबरर लगाए इन द फॉर्म ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है, उसके बाद कैपिटल लगाई, उसके बाद वहां पे पेशेंट आए, उन्होंने जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो रिसिप्ट होती है, लाइक रुपये शायद 10 रुपीज के होता है, तो 10 रुपीज स्लिप कटवाई, तो उससे गवर्नमेंट को इनकम हुई। गवर्नमेंट ने लैंड लेबर कैपिटल हायर किए, उससे एज एन एंटरप्रेन्योर काम किया, उससे जो वहां पे पेशेंट आए उन्होंने गवर्नमेंट को रिसिप्ट प्रोवाइड करवाए, गवर्नमेंट को इनकम हुई। तो कौन सा डिपार्टमेंट? हेल्थ डिपार्टमेंट। और उससे गवर्नमेंट को एज एन एंटरप्रेन्योर इनकम हो रही है, तो है तो गवर्नमेंट की। किससे हो रही है? डिपार्टमेंट से। किसके कारण हो रही है? जब गवर्नमेंट एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रही है, गवर्नमेंट की इनकम है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की इनकम है। जब गवर्नमेंट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रही है, एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रही है, उसको बीच में से निकाल दो, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की है। क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की इनकम निकालनी है, हमने किसी भी तरह की गवर्नमेंट की इनकम को इस नेशनल इनकम के अंदर नहीं रहने देना। ठीक हो गया ना बच्चों? अब एक है प्रॉपर्टी इनकम। अब गवर्नमेंट को इनकम सिर्फ और सिर्फ एज एन एंटरप्रेन्योर काम करके नहीं होती। गवर्नमेंट को इनकम जो है वो होती है उसकी प्रॉपर्टी से भी। कैसे? बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की होती है। जैसे मैं आपको अपने शहर की एग्जांपल दे सकता हूं। हमारे शहर के अंदर है एक साइकिल बाजार, ठीक है। साइकिल बाजार की जो लेफ्ट साइड है वहां पर जितनी भी शॉप्स है, उसको साइकिल बाजार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे मोस्ट ऑफ द शॉप्स जो हैं वो साइकिल की हैं, या तो न्यू साइकिल सेल करते हैं या साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो पूरा बाजार ही उस चीज का है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ साइकिल बाजार। तो जो लेफ्ट साइड की शॉप्स हैं, सारी की सारी शॉप्स जो हैं वो है म्युनिसिपल कमेटी फाजिल्का की, ठीक है। अब वो जो शॉपकीपर वहां पे बैठे हैं वो क्या करते हैं, एवरी मंथ वो उनको, जो म्युनिसिपल कमेटी फाजिल्का है क्योंकि इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसको एवरी मंथ क्या करते हैं, रेंट पे करते हैं। तो अब गवर्नमेंट को उससे इनकम हो रही है। क्यों? क्योंकि जो शॉप्स हैं वो क्या हैं, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हैं। अब प्रॉपर्टी से हर महीने गवर्नमेंट को रेंट मिल रहा है, तो वो भी गवर्नमेंट की इनकम है, तो भी हमने बीच में से निकाल देनी है। नंबर 2, कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अलग अलग जगह पे जो म्युनिसिपल कमेटी की जो है ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो प्लॉट्स आते हैं, गवर्नमेंट उनको सेल करती है, ठीक है। जैसे फाजिल्का के एग्जांपल लूं तो हमारे एक यहाँ पे एक है मोहल्ला जिसको हम कहते हैं सुंदर नगर। तो सुंदर नगर के अंदर प्लॉट्स थे जो म्युनिसिपल कमेटी फाजिल्का की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते थे। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, प्लॉट काट काट के तो जनरल पब्लिक को जो है थ्रू ऑक्शन उन्होंने उसको बेचा, तो उससे गवर्नमेंट को इनकम हुई। कैसे हुई? क्योंकि वो जो प्लॉट थे, वो जो जगह थी, वो गवर्नमेंट की जो है प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट ने उस प्रॉपर्टी को बेचा, उससे गवर्नमेंट को इनकम हुई। तो वो क्या है, वो गवर्नमेंट की इनकम है फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब या तो जो गवर्नमेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकती है या उसको सेल कर सकती है, उससे गवर्नमेंट को इनकम होगी। तो हमने वो इनकम भी जो है वो बीच में से माइनस कर देनी है। तो क्या करा हमने, जितने भी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे के सारे डिपार्टमेंट को जितनी भी इनकम प्रॉपर्टी से और जितनी भी इनकम एंटरप्रेन्योरशिप से होती है, हमने वो सारी की सारी इनकम जो है वो बीच में से माइनस कर दी। ठीक हो गया? अब ये तो गई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की इनकम। एक गवर्नमेंट काम करती है थ्रू नॉन डिपार्टमेंट, जिसको हम कह सकते हैं इनकम। और कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो बीच में सेविंग्स भी लिख देगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, इनकम ऑब्लिक सेविंग्स ऑफ नॉन, ठीक है, डिपार्टमेंट, नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि मैंने साथ में लिख दिया कि ऑफ द गवर्नमेंट, बट कौन से हैं, नॉन डिपार्टमेंट हैं, मतलब ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के अंडर हैं पर इनका कोई भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं।
जैसे अगर आप सोचें कि पंजाब के अंदर एक शहर है नंगल, नंगल के अंदर गवर्नमेंट का एक फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करने का एक फैक्ट्री है। तो कभी आपने सुना है फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट? नहीं सुना ना। फाजिलका के नजदीक अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक गांव है खुईखेड़ा, तो उसके बिल्कुल साथ गवर्नमेंट की शुगर मिल है। तो जहां से गवर्नमेंट क्या करती है, जो फार्मर्स हैं उनसे शुगर केन परचेज करती है और उससे शुगर प्रोड्यूस करती है। कभी सुना है शुगर डिपार्टमेंट? नहीं ना। तो अब ये क्या है, अब है तो गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज, चाहे गवर्नमेंट फर्टिलाइजर बना रही है, चाहे गवर्नमेंट शुगर प्रोड्यूस कर रही है, चाहे गवर्नमेंट पेस्टिसाइड्स बना रही है, कुछ भी कर रही है। आपने कभी भी पेस्टिसाइड्स डिपार्टमेंट या आपने कभी भी शुगर डिपार्टमेंट या आपने कभी फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट, ये आपने कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है गवर्नमेंट के, पर इनका कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो जितनी भी इनकम इन नॉन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट को होती है, इनको भी हमने क्या करना है, बीच में से माइनस कर देना है। क्योंकि हालांकि ये नॉन डिपार्टमेंट है पर है गवर्नमेंट के, हमने हर एक तरह की गवर्नमेंट की इनकम जो है वो बीच में से निकाल दी। अब दो ही तरीके थे जिसमें गवर्नमेंट काम कर सकती थी, जो है वे वन कि गवर्नमेंट जो है वो डिपार्टमेंट के थ्रू काम कर सकती है, वे टू कि जब गवर्नमेंट जो है वो नॉन डिपार्टमेंट के थ्रू काम कर सकती है। तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट की डिपार्टमेंटल इनकम आइदर फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप उसको भी निकाल दिया। नंबर टू, जो गवर्नमेंट के नॉन डिपार्टमेंट की इनकम थी उसको भी निकाल दिया। मतलब टोटल नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट की हर तरह की इनकम बीच में से निकल गई। ठीक है, बाकी जो बची, अब वो किसकी बची, वो तो बची प्राइवेट सेक्टर की। ठीक हो गया। पर अब जो इनकम बची ना, वो मिली प्राइवेट सेक्टर को होने वाली फैक्टर इनकम। ध्यान से सोचो, क्योंकि मैंने ये जो गवर्नमेंट की इनकम इधर फ्रॉम द डिपार्टमेंट और फ्रॉम द नॉन डिपार्टमेंट, ये मैंने माइनस की है। ये मैंने किससे माइनस की है, ये मैंने नेशनल इनकम में से माइनस की है। और नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम होती है, उसमें ट्रांसफर्स तो हम लेते ही नहीं। इसका मतलब अगर हम नेशनल इनकम में से दो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और नॉन डिपार्टमेंट की इनकम माइनस करेंगे, जो बाकी बचेगी वो प्राइवेट सेक्टर की कौन सी इनकम होगी, फैक्टर इनकम होगी। मतलब टोटल फैक्टर इनकम जो हमारी कंट्री के अंदर जनरेट हुई थी, उस टोटल फैक्टर इनकम में से कितनी फैक्टर इनकम प्राइवेट सेक्टर को मिली, तो हमने वो कैलकुलेट कर ली। पर जो प्राइवेट इनकम होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम नहीं होती, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बहुत तरह के ट्रांसफर्स भी मिलते हैं। तो हमने अब उन ट्रांसफर्स को ऐड करना है। अब ऐड क्यों करना है, अब वो ट्रांसफर हमें बाद में यहां पे जाके प्लस करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि वो ट्रांसफर्स पहले से नेशनल इनकम में एडेड नहीं है। क्योंकि नेशनल इनकम में हमने सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम ली थी, किसी भी तरह के ट्रांसफर्स हमने इसमें इंक्लूड नहीं किए थे। तो इसका मतलब, पर प्राइवेट सेक्टर जो है उसको ट्रांसफर होते हैं। तो इसका मतलब हमने क्या किया, टोटल नेशनल इनकम में से पहले क्या किया, गवर्नमेंट की जो दो तरह की इनकम थी वो माइनस कर दी। बाकी जो बची वो बची प्राइवेट सेक्टर को मिलने वाली फैक्टर इनकम। पर प्राइवेट सेक्टर को फैक्टर इनकम के अलावा जो है वो ट्रांसफर इनकम भी होती है। जब हम डिफरेंस करेंगे ना, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम, तो उसमें मैं कराऊंगा कि जो नेशनल इनकम होती है इट इंक्लूड्स ओनली द फैक्टर इनकम, बट प्राइवेट इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम एज वेल एज ट्रांसफर्स। तो प्राइवेट इनकम जो है उसमें ट्रांसफर्स भी होते हैं, तो हम इसमें अब ट्रांसफर्स ऐड करने वाले हैं। अब जो प्राइवेट सेक्टर है उसको जो ट्रांसफर्स होंगे, मतलब जो वन साइडेड इनकम होगी, वो कहां कहां से होगी, एक तो गवर्नमेंट से होगी। तो हम लिखेंगे यहां पे नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात कि जो हमने ट्रांसफर्स लिए वो किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। जो गवर्नमेंट के ट्रांसफर्स लेने हैं वो क्या है, करंट ट्रांसफर्स लेने हैं। करंट ट्रांसफर्स मतलब जो करंट ईयर चल रहा है इसके अंदर। मतलब ये नहीं है कि नेशनल इनकम आप कैलकुलेट कर रहे हैं 2020-21 की और आप ट्रांसफर्स लिए जा रहे हैं 2019-20 के ना।
अगर नेशनल इनकम 2020 और 21 की कैलकुलेट हो रही है या प्राइवेट इनकम 2020-21 की इंक्लूड हो रही है, तो उसके अंदर ट्रांसफर्स भी 2020 और 21 के ही लेने हैं, ये ध्यान रखना है। मतलब करंट का मतलब हो गया करंट ईयर। नेट का मतलब क्या है? नेट का मतलब ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट को कई तरह के ट्रांसफर्स देता है। जैसे हम गवर्नमेंट को बहुत तरह के डोनेशंस देते हैं। जैसे जब कोरोना आया था तब हमने क्या किया था, हमने पीएम केयर्स फंड, उसके अंदर जो है वो ट्रांसफर्स दिए थे, गवर्नमेंट को हमने डोनेशन दिए थे। या जब हम गवर्नमेंट को और तरह के, मान लीजिए कि पीएम रिलीफ फंड है उसके अंदर, या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है उसके अंदर, हम गवर्नमेंट को डोनेशंस देते हैं। तो हम गवर्नमेंट को ट्रांसफर देते हैं, गवर्नमेंट हमें ट्रांसफर देती है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट हमें स्कॉलरशिप्स देती है, या हमें ओल्ड एज पेंशन देती है, या जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हैं वो देती है। हमने गवर्नमेंट को ट्रांसफर किए, गवर्नमेंट ने हमें ट्रांसफर किए, तो जो दिए जो लिए उसका माइनस कर करके जो बचेगा वो बचेगा नेट। तो जब भी ट्रांसफर्स लेने हैं, पहली बात करंट ट्रांसफर्स लेने हैं, मतलब जो करंट ईयर के अंदर हुए हैं वो लेने हैं। नंबर 2 जो लेने हैं वो नेट फॉर्म में लेने हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट को कितने ट्रांसफर्स किए, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को कितने ट्रांसफर्स किए, माइनस करके जो नेट आपका आंसर आएगा वो इसके अंदर लेना है। तो एक तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसको जो ट्रांसफर्स होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट से, तो हमने लिख दिया नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब एक कहां से होते हैं, एक होते हैं नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उससे भी ट्रांसफर्स होते हैं, जो अदर कंट्रीज हैं वो भी हमें ट्रांसफर्स करती हैं। अब इसमें भी दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला, इसमें भी करंट ईयर वाले ट्रांसफर्स लेने हैं, किससे ये लेने हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के, और उसमें भी करना है नेट। मतलब जो ट्रांसफर्स हमने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को दिए, जो उन्होंने हमें दिए, उसका नेट डिफरेंस आपने लेना है। मतलब जो डोनेशंस, जो गिफ्ट्स, जो ग्रांट्स हमने अदर कंट्रीज को दी, जो उन्होंने हमें गिफ्ट दिए, जो उन्होंने हमने डोनेशंस दिए, जो उन्होंने हमें ग्रांट्स दी, उसका आ गया। तो जो आया वो प्लस, जो गया वो माइनस। तो जो एंड में जाके जो एक आपका नेट टोटल आएगा, हमने उसी नेट को इसके अंदर जो है वो लेना है। तो प्राइवेट सेक्टर को एक ट्रांसफर जो है वो गवर्नमेंट से होते हैं, एक ट्रांसफर होते हैं उसको रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। ठीक होगा, एक ट्रांसफर होते हैं उसको हम बोलते हैं, इसको थोड़ा और इजी कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। अब इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट ये क्या चीज है, नाम से पकड़िए, नेशनल डेब्ट। नेशनल डेब्ट मतलब नेशंस डेब्ट। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, गवर्नमेंट सेक्टर को डेब्ट यानी कि कर्जा यानी कि लोन प्रोवाइड करवाता है, उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। नेशनल मतलब जो नेशनल गवर्नमेंट को डेब्ट दिया, उसके बदले में जो गवर्नमेंट है उसने जो इंटरेस्ट दिया वो क्या है, वो है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। अब यहां पे तो कंफ्यूजन हो गई। भी आप बोलोगे ये ट्रांसफर्स किस बात के हो गए, भी हमने गवर्नमेंट को जो है वो लोन दिया, गवर्नमेंट ने उसके बदले में हमें इंटरेस्ट दिया, तो अगर लोन दे रहे हैं तो इंटरेस्ट आ रहा है, लोन दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, ये तो ट्रांसफर्स हुए ही नहीं, क्योंकि ये तो वन साइडेड है ही नहीं, ये तो टू साइडेड है, ये काहे के ट्रांसफर्स हो गए। अब ये एक्चुअली ट्रांसफर्स ही हैं। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूं। अगर आप कभी पोस्ट ऑफिस गए हो तो वहां से एक आपको चीज मिलती है, उसको बोलते हैं एनएससी। एनएससी क्या है, इसको हम बोलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस से मिलता है। मिनिमम टू मिनिमम 100 रुपीज के होते हैं, मैक्सिमम जितना मर्जी ले सकते हैं। नंबर 2, 5 साल के होते हैं। मतलब अगर आज आपने एनएससी परचेज कर लिए तो आपको जो रिटर्न में पैसे मिलेंगे वो आपको आफ्टर 5 इयर्स मिलेंगे। पहले 6 ईयर के होते थे, अब ये 5 ईयर के हैं। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, मान लीजिए कि मैंने पोस्ट ऑफिस में गया और वहां पे जाके मैंने 20,000 रुपीज के एनएससी परचेज कर लिए।
जो एनएससी परचेज मैंने एक बार कर लिए, तो पोस्ट ऑफिस वालों ने क्या किया, मुझसे 20,000 कैश ले लिया, ठीक है, या चेक थ्रू ले लिया। उसके बदले में मुझे एक सर्टिफिकेट सा पकड़ा दिया, उसके ऊपर लिखा होगा 20,000 रुपीज एनएससी गिवन टू दिस 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 ऑन दैट डेट, दिस 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 दिस, ठीक है, मैच्योर्ड ऑन दिस डेट, ठीक है, अमाउंट दिस, तो वो हमें लिखा होगा। अप्रोक्सीमेटली अगर आप 20,000 के एनएससी परचेज करते हैं तो आपको उसके ऊपर 60% एक्स्ट्रा मिलता है। 60% मिलेगा आफ्टर 5 इयर्स। मतलब अगर आज की डेट में मैंने 20,000 के एनएससी लिए हैं तो आफ्टर 5 इयर्स मुझे अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे 32,000, ठीक है। तो मैंने क्या किया, गवर्नमेंट को लोन दिया, मतलब पोस्ट ऑफिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैंने गवर्नमेंट को लोन दिया 20,000 का, गवर्नमेंट ने मेरे लोन को यूज किया, उसके बदले में गवर्नमेंट ने कहीं से प्रॉफिट कमाया होगा, आफ्टर 5 इयर्स गवर्नमेंट ने मुझे विद इंटरेस्ट पैसे जो है वो वापस कर दिए, ठीक है। अभी तक तो यही लग रहा है कि ये ट्रांसफर्स नहीं है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं और गवर्नमेंट उसके बदले में हमें इंटरेस्ट दे रही है। अभी तक तो यही फीलिंग आ रही है, अभी चेंज कर देते हैं इसको। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मैं अपनी बात करूं, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं, कई बार हमारे केस में क्या होता है कि प्राइसेस जो हैं मार्केट के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। मान लो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ गई, अब मार्केट के अंदर अगर इन्फ्लेशन आएगी तो क्या होगा, हम लोग गवर्नमेंट को बोलेंगे कि देखिए मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ गई है, प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं, हमारी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, तो उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि हम अपनी पिछली सैलरी से पहले से कम अमाउंट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर पा रहे हैं। सो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दैट इज गोइंग डाउन। तो अगर प्राइसेस बढ़े हैं तो हमारी सैलरी भी बढ़ाओ। तो गवर्नमेंट कहते हैं ऐसा करते हैं, हमारे पास ना एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं डी फॉर डियरनेस, ए फॉर अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। मतलब जितने प्राइस बड़े होंगे गवर्नमेंट उसको कैलकुलेट कर लेगी विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर से मान लो गवर्नमेंट ने कहा कि जो प्राइसेस हैं वो 5% बढ़ गए, तो गवर्नमेंट ने कहा देखो जी प्राइस 5% बढ़े, हम क्या कर रहे हैं 5% आपको डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस दे रहे हैं, मतलब आपकी सैलरी भी हम 5% बढ़ा रहे हैं ताकि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो पुराने लेवल पे आ जाए। ठीक हो गया। मान लीजिए कि मेरी सैलरी जो है वो थी सपोज करो 10,000, तो 10,000 का 5%, तो 10,000 का 10% लगाएं तो 1,000, 5% लगाएं तो 500, मेरी सैलरी 500 इंक्रीज हो गई। मतलब जहां पर मेरे हाथ में पहले 10,000 आ रहा था, अभी मेरे हाथ के अंदर 10,500 आएंगे। सपोज करो कि अभी चल रहा है जून, तो गवर्नमेंट कहते हैं अभी जून के अंदर आपको आपकी सैलरी 500 प्लस करके मिलेगी, पर जो डीए है, क्योंकि पिछले काफी टाइम से प्राइसेस बढ़े हुए हैं, आप पिछले काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे, तो जो आपकी सैलरी राइज होगी ना वो आपकी जून से नहीं होगी, मान लो कि जनवरी से कर रहे हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने और जून का भी 6 मंथ हो गया, तो आपके बनते हैं 3,000। ठीक है, 6 महीने के 500 पर मंथ के हिसाब से आपको 3,000 एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, पर मिलेंगे 500। जो आपकी जून की सैलरी है उसके अंदर जो आपके पैसे हैं हम आपको 500 कैश में देंगे, पर जो पिछले आपके 2,500 हैं हम दे तो देंगे आपको कैश में, पर आपने अपने पास नहीं रखने। क्योंकि प्राइस क्यों बढ़ा, गवर्नमेंट कहते हैं प्राइस इसलिए बढ़ा क्योंकि जो है मार्केट में डिमांड ज्यादा थी। अब हमने आपको 3,000 रुपए और दे दिए, भी 10,000 आपकी सैलरी थी, 500 रुपए आपकी सैलरी बढ़ाई, पिछले 5 महीने के साथ में आपको दिए 2,500 वो दे दिया, आपके हाथ में तो आ गए 3,000 एक्स्ट्रा, यानी अब आपके हाथ में आ गए 13,000। अब प्राइस पहले ही ज्यादा है, अब आपके हाथ में अगर 3,000 और आ जाएंगे तो आप तो और डिमांड करोगे, प्राइस और बढ़ा दोगे, ऐसा नहीं होएगा। जो आपको हाथ में मिलेंगे वो सिर्फ जून मंथ के मिलेंगे 500, जो बाकी 2,500 हम आपको पिछले मंथ्स के दे रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, उनके आपको एनएससी परचेज करने पड़ेंगे। भी हमने इस हाथ से आपको 2,500 दिए, आप जाइए पोस्ट ऑफिस में वो 2,500 पोस्ट ऑफिस वालों को दीजिए, उससे एनएससी ले लीजिए। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस हाथ से 2,500 दिए और इस हाथ से 2,500 वापस ले लिए। बिले भी अब 2,500 तो हमने आपके वापस ले लिए, आपके हाथ में सर्टिफिकेट है, 5 साल के बाद आना तब बात करेंगे। अब क्या हो, अब गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर आपने 2,500 रुपीज के एनएससी परचेज किए हैं तो अप्रोक्सीमेटली 60% एक्स्ट्रा करके आपको हम आफ्टर 5 ईयर देने वाले हैं।
क्यों? क्योंकि अभी दे देते तो आप डिमांड करते, प्राइस और बढ़ाते, तो एक हाथ से दिए तो दूसरे हाथ से ले लिए भी, प्राइस ना बढ़े और लगे कि हाँ भी पैसे आ भी गए। अब गवर्नमेंट कह रही है कि उसके ऊपर आपको हम 60% एक्स्ट्रा देंगे। अगर मान लो गवर्नमेंट कहे जा देते ही, ठीक है, आपने डीए मांगा था, हमने आपको जून से आपका डीए लगा दिया, पिछले महीने का नहीं देते, जाओ क्या कर लोगे? तो गवर्नमेंट ने हमें क्या किया, पिछले महीने का डीए भी दिया साथ में, और ये कह दिया कि एनएससी ले लो। ठीक है, अब एनएससी लेना हमारी जो है वो मजबूरी है। क्यों? अगर मैं एनएससी परचेज करके उसकी फोटोकॉपी जो है अगर अपने प्रिंसिपल सर को नहीं दिखाऊंगा तो मेरी अगले महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। मतलब ये नहीं कि 2500 आए, मैंने पॉकेट में डाले, काम खत्म। नहीं, मुझे उसके एनएससी परचेज करके उसकी रिसिप्ट जो है अपने प्रिंसिपल सर को दिखानी पड़ेगी, तो जाके मेरी सैलरी मिलेगी। मतलब मैं बाउंड हो गया कि मुझे एनएससी लेने ही पड़ेंगे। अब एनएससी तो मुझे लेने ही पड़ेंगे। अब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली 60% मिलता है। गवर्नमेंट कहती है 20 देते हैं, गवर्नमेंट कहती है 10 देते हैं। अब चाहे गवर्नमेंट 10 दे, 20 दे, 30 दे, 40 दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मुझे उसको परचेज करना ही पड़ेगा। आई हैव लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। तो क्या हिसाब हो गया? हिसाब हो गया लंगर वाला। भी हम तो हाथ ऐसे करके खड़े हो गए गवर्नमेंट के सामने भी, हमने एनएससी तो आपके ले लिए, अब आप चाहे जितना मर्जी इंटरेस्ट दे दो। गवर्नमेंट कहती है अगर पैसे होंगे तो दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। गवर्नमेंट कहते हैं 10% देंगे, मैं कहा ठीक है जी 10% बहुत है। गवर्नमेंट कहती है 20 दे देंगे, मैं फिर हाथ आगे कर दूंगा भी 20 बहुत है। तो जितना मिल गया उतना पक्का। तो इसलिए जो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट है दैट डिपेंड्स एंटायरली अपॉन द विल ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट दे के ना दे, कितना दे, ना कम दे, ज्यादा दे, दैट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए ये जो एनएससी के ऊपर या और जो भी तरह के हम इंटरेस्ट देते हैं, जो हमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है ऑन नेशनल डेब्ट, हम उसको एक तरह का जो है वो ट्रांसफर ही काउंट करते हैं। ये फैक्टर इनकम काउंट नहीं होती, क्योंकि फैक्टर इनकम में क्या होता है, ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। जैसे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, पर जिससे आपने कैपिटल बोरो की है आपको पहले से उसको बताना पड़ेगा कि हम इतना देंगे। ठीक है, जैसे लोग क्या करते हैं, एनएससी के बजाय सपोज करिए कि लोग जो हैं वो अपने जीपीएफ के अंदर, पीपीएफ के अंदर पैसे डिपॉजिट कराते हैं। अब जीपीएफ पे जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट चेंज करती रहती है टाइम टू टाइम, कभी 8% कर दिया, कभी 8.5 कर दिया। अब गवर्नमेंट कहती है जीपीएफ में पैसे जमा कराने ही पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारी मर्जी है, कम होगा तो कम दे देंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा दे देंगे। तो उसको भी हम एक तरह का जो है वो ट्रांसफर ही इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट है वो पहले से फिक्स नहीं होता, वो गवर्नमेंट की मर्जी पे डिपेंड करता है। तो क्या हुआ, नेशनल इनकम में से आपने क्या करना है, सबसे पहले जो गवर्नमेंट के दो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी इनकम को माइनस कर देना है, फिर 3 तरह के ट्रांसफर जो है उसको प्लस कर देना है। 3 तरह के ट्रांसफर कहां से होंगे, एक तो गवर्नमेंट से होंगे, नंबर 2 रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से होंगे, और नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट होगा। तो उससे क्या होगा, आपकी प्राइवेट इनकम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक होगा, जो इसमें थोड़ा बहुत रह गया हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही रहेगा, तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।